नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलिए, अब सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय की बात करेंगे। तो सीमावर्ती का मतलब होता है, देखिए, बॉर्डर लाइन। अब जिसमें पाल वंश आ जाएगा, आपका सेन वंश आ जाएगा, ये बंगाल के राज्य थे। इसी तरीके से इसमें आपका कश्मीर के राजवंश आ जाएंगे। ठीक है, तो अब पहले हम इन राजवंशों का अध्ययन करेंगे। तो पाल वंश की अगर बात करेंगे तो इसका संस्थापक था आपका गोपाल। कई बार ये पूछा गया है। राजधानी थी मुंगेर। पाल शासक जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश का सबसे महान शासक अगर हम बात करें तो ये धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोडठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। उत्तरापथ यानी कि जो नॉर्दर्न मोस्ट रीजन है। सोमपुर महाविहार का निर्माण जो था वो धर्मपाल ने कराया। ओदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने कराया था। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि देवपाल ने किसे 5 गांव दान में दिए थे। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय में ही हुआ था। अब बात करते हैं सेन वंश की। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। ठीक है, इसी राजधानी आपकी हो गई नदिया लखनौती। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन हो गए, बल्लाल सेन हो गए और लक्ष्मण सेन। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक की अगर बात करें तो वो विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। अच्छा, देखिए, इन वंशों में आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि कौन किस धर्म का अनुयायी था, पहले किस धर्म से संबंधित था, बाद में कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया। ठीक है, दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, ये बहुत बार पूछे गए हैं। पवन दूत के लेखक घोई और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध रहते थे। ठीक है, लक्ष्मण सेन के दरबार में हलायुध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, ये शिवजी का विशाल मंदिर है, इसकी स्थापना की थी। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। ठीक है, इससे पहले आपके क्या हो रहे थे, पाली में होते थे, प्राकृत में होते थे। ठीक है, लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। ठीक, कश्मीर के राजवंश, कश्मीर पर शासन करने वाले शासक जो थे वो इस प्रकार थे। देखिए, कारकोट वंश हुआ, फिर उत्पल वंश हुआ, फिर लोहार वंश हुआ। अब देखिए होता क्या है, 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की, और यह एक हिंदू वंश था, इसकी स्थापना की। वेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की है। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा जो था वो था ललितादित्य मुक्तापीठ। इसी ने कश्मीर का मार्तंड मंदिर, जिसे हम सन टेम्पल के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण करवाया। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। इसने अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना की। अवंती वर्मन के अभियंता जो थे वो सूर्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। अभियंता यानी कि इंजीनियर। ठीक है, 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षिणी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर किसका, लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का जो संस्थापक था वो संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी थी सूर्यमती। इसने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्ष जो था वो विद्वान, कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हड़ हर्ष का आश्रित कवि था। ठीक है, लोहार वंश के अंतिम शासक की बात करें तो वो था आपका जयसिंह, जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जयसिंह के शासनकाल में ही कल्हड़ की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब कामरूप के वर्मन वंश की बात करेंगे। 4वीं शताब्दी की बात है। इसके मध्य में कामरूप के वर्मन वंश का उदय होता है। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में क्या होता है, कामरूप जो था पाल साम्राज्य का एक अंग बन जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति की। सबसे पहले बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद थर्ड ने, यानी कि गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सबसे
सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा की अगर हम बात करेंगे तो वो मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई। यह विष्णु भक्त था तथा उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि ग्रहण की थी। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश के अंतिम राजा की बात करेंगे तो वो यशपाल था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य की थी। ठीक है, अब बात करते हैं गेहड़वाल राठौर राजवंश की। गेहड़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव, इसकी राजधानी वाराणसी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा जो था वो गोविंद चंद था। ठीक है, इसका जो मंत्री हुआ वो लक्ष्मीधर हुआ, जो कि शस्त्रों का प्रकांड पंडित होता था। इसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद की एक रानी थी कुमार देवी। इन्होंने सारनाथ में धम्म चक्र जिन विहार की स्थापना की। आगे बात करते हैं चहमान या चौहान वंश की। इसका संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो अहिच्छत्र थी। ठीक है, बाद में क्या हुआ, अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बना लिया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ वीसल देव थे। इसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रहराज फोर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज फोर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। बात करते हैं पृथ्वीराज तृतीय की। इस वंश का अंतिम शासक था चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर जो है वो पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया है। तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में। इसमें पृथ्वीराज जो है उनकी विजय होती है और मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। द्वितीय युद्ध में क्या होता है 1192 ईस्वी में, जिसमें गौरी की विजय हो जाती है। पृथ्वीराज जो है वो हार जाते हैं। फिर ये आपने आगे सुना होगा कि वो उन्हें बंदी बना लेता है। शब्द बेदी बाण जो था वो चलाते हैं, जिससे वो गौरी की हत्या कर देते हैं। और उसके बाद चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे के खंजर घोंप के मृत्यु का आलिंगन करते हैं। और पृथ्वीराज चौहान ने ही जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था और फिर उससे विवाह किया था, जिस समय पर संयोगिता का स्वयंवर चल रहा था। ठीक है, 1194 में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध होता है। ठीक है, कौन सा युद्ध होता है, ये चंदावर का युद्ध होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जयचंद की मृत्यु हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं परमार वंश की। परमार वंश का संस्थापक जो था वो उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो था वो राजा भोज था। राजा भोज ने क्या किया, भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। नैषधीय चरित के लेखक श्रीहर्ष व प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। ठीक है, राजा भोज ने क्या किया, चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों और उनका उपयोग मिलता है। ठीक है, नव सहसांक चरित के रचयिता पद्मगुप्त, दश रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। राजा भोज को कौन सी उपाधि मिली हुई थी, कविराज की। ठीक है, भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया, भोजपुर नगर की स्थापना की। ठीक है, परमार वंश के बाद तोमर वंश का और उसके बाद चौहान वंश का अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलूग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। उसके बाद चंदेल वंश की बात करेंगे। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि जो थी वहाँ पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ होता है। ठीक है, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जो था वो जेजागभुक्ती था। अच्छा, बुंदेलखंड वाला रीजन कौन सा होता है, मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया है कि अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का ऊपर वाला क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का नीचे वाला क्षेत्र जो है वो बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बेसिकली ये आप एक मोटा मोटा समझ सकते हैं। बाकी इसमें कौन से जिले आते हैं ये हम एक डिटेल्ड अध्ययन करेंगे ज्योग्राफी में। ठीक है, चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो नन्नुक था। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर यानी कि महोबा में थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से
खजुराहो में स्थानांतरित की। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र व सबसे प्रतापी राजा जो था वो था यशोवर्मन। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया। उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित जो विष्णु प्रतिमा है उसको किसने किससे लिया? तो यशोवर्मन ने राजा देवपाल से ली थी वो। अब आगे क्या होता है, धंग ने जिन्ननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था। ठीक है। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी क्योंकि उसने क्या किया था, महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक रौंद दिया था, प्रतिरोध किया था उसका। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र जो थे उन्होंने क्या किया था, प्रबोध चंद्रोदय की रचना की। इन्होंने महोबा के समीप ही कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया। ठीक है, कीर्तिवर्मन के नाम से। आला उदल नामक 2 सेनानायक परमर्दी देव के दरबार में रहते थे जिनके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दी देव था। ठीक है, जिनके जो 2 सेनानायक थे आला उदल थे। 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता इन्होंने स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी थी। सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम, इसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने क्या किया था, सोमनाथ पर आक्रमण किया था। बहुत फेमस है ये। भीम प्रथम के सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। ठीक है। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में थे। चलिए अब आगे होता क्या है, देखिए माउंट आबू पर्वत जो है वो राजस्थान में है। आबू पर्वत पर ये आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर है। एक मंडप बनाकर यहाँ पे जयसिंह सिद्धराज ने क्या किया था, अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। ठीक है। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। सोलंकी शासक कौन था, कुमारपाल। वो जैन मतानुयायी था। इसने जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्धि पाई है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे तो वो भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। ठीक है। तो अब क्या होता है, कर्ण द्वितीय जो होता है वो गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था जो कि बघेल वंश का था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये आता जाता है कौन से वंश का शासक। अब क्या हो गया, आपका जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे यानी कि मुस्लिम आक्रमणकारी थे अब वो भारत में आना शुरू हो गए हैं। तो उसके बाद अब क्या होगा कि कौन आया और कौन किसके समय का कौन समकालीन था। ठीक है। अब बात करते हैं कलचुरी के चेदी वंश की। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था, कोपकर। इसकी राजधानी क्या थी, त्रिपुरी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक था गांगेय देव। इसने क्या किया था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में इसने स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात सर्वप्रथम इन्हें प्रारंभ करवाया। ठीक है। यानी कि बीच में देखिए पहले चल रहे थे फिर बीच में बंद हो गए थे, तो इसने क्या करा, इन्हें दोबारा से प्रारंभ करवाया। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक की बात करेंगे तो वो कर्णदेव था। इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर जो थे वो कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। अब हम बात करते हैं सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के शासक जो थे अपने को वो सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी क्या थी, चित्तौड़। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। खतौली का युद्ध 1518 में हुआ। इसमें राणा सागर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में यह युद्ध हुआ था। ठीक है। तो ये था आपके उत्तर भारत के राज्यवंश पूर्व मध्यकालीन। ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय जो है वो मुख्यतः माना जाता है राजपूत काल। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, राजा दाहिर। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है।
उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? तो ब्राह्मणों को। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मल्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया? यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुल परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। ये माना जाता है पृथ्वीराज रासोई। और ये किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की। ढिल्लिका यानी कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? तोमरों ने। उस शासक का क्या नाम है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया? तो राणा कुंभा। भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा है? चंद्रवरदाई ने। ठीक है, अब राजवंश हो गए, उनकी राजधानियां हुई। प्रतिहार या परिहार वंश कन्नौज, चंदेल की खजुराहो, परमार की धार, चालुक्य या सोलंकी की अनहिलवाड़। ठीक है, तो आपका 1 2 3 4 सीक्वेंस होता है, आंसर आपका सी हो जाता है। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा मंदिर है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? आबू पर्वत पर, जैन मंदिर है ये। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चंदेल राजपूत ने। विजय स्तंभ कहाँ है आपका? चित्तौड़गढ़ में। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? यह था आपका भीमदेव प्रथम। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर। ब्लैक पैगोडा है कहाँ? कोणार्क में। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसको हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, राजवंश हो गए, राजधानियाँ हो गई, चौहान अजमेर, फिर आपकी गढ़वाल हो जाती है कन्नौज, गोहिलौत या सिसोदिया चित्तौड़, और कलचुरिया है हो जाती है आपकी त्रिपुरी। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कर्नल टाड को। ठीक है, फिर आपके राजवंश हो गए, राज्य क्षेत्र हो गए, चौहान दिल्ली अजमेर, प्रतिहार वंश कन्नौज, परमार मालवा, चालुक्य या सोलंकी काठियावाड़। ठीक है, देखिए चालुक्य और चालुक्य में फ़र्क है। चालुक्य जो है वो आपका दक्षिण भारत का राजवंश है और ये चालुक्य है। तो सोलंकी आए या चालुक्य आए तो ये एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है आपका राजवंश और राज्य क्षेत्र। चंदेल हो गया आपका जेजाग भुगती, जिसे अब बुंदेलखंड कहा जाता है। कलचुरी हो गया चेदी, गढ़वाल हो गया आपका कन्नौज, गोहिलौत हो गया आपका मेवाड़। नेक्स्ट आपके राजवंश और संस्थापक। चौहान राजवंश की बात करेंगे तो वासुदेव, परमार सियक श्रीहर्ष, चालुक्य या सोलंकी मूलराज प्रथम, और चंदेल नन्नुक। चलिए अब ये देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है, राजवंश और संस्थापक। तो चंदेल नन्नुक बिल्कुल ठीक है, कलचुरी का आपका कोक्कल प्रथम बिल्कुल ठीक है, गढ़वाल का आपका चंद्रदेव बिल्कुल ठीक है। देखिए राष्ट्रकूट का आपका सही नहीं है, विजयालय नहीं है, राष्ट्रकूट का है आपका दंती दुर्ग। हरिकेल नाटक के रचयिता कौन है? चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिनको हम बीसल देव के नाम से भी जानते हैं। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का चौपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? ये आपका हरिकेली हो गया। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? ये आपका कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? ये आपका मध्य प्रदेश में छतरपुर। निम्नलिखित में से किस एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? ये लक्ष्मण सेन को। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ये लक्ष्मण सेन की। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? ये था धर्मपाल। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? नागर। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, तो वो आपके कौन कौन से थे? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर निर्माता कौन थे? नरसिंह प्रथम। अजय पाल संस्थापक थे अजमेर के। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? भोज परमार। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं, देखिए सम्रांगण सूत्रधार ठीक है, सरस्वती कंठाभारण ठीक है, योग सूत्रवृत्ति ठीक है, और आयुर्वेद सर्वस, यानी कि सारी की सारी हैं 1 2 3 4। सम्रांगण सूत्रधार का विषय क्या है? ये स्थापत्य कला से संबंधित है, स्थापत्य शास्त्र। ठीक है, यानी कि आर्किटेक्चर से संबंधित। ठीक है,
उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराशित हो गए। ठीक है, तो ये उक्ति किस शासक के संबंध में? ये देखिए भोज परमार के संबंध में। ठीक है, क्योंकि इसके समय में क्या था कि विद्या भी थी और विद्वान भी थी, और जो नगरी थी उसमें सामंजस्य भी बना हुआ था, सारी चीज़ें उसमें थी। तो इसीलिए विद्वानों ने कहा था कि अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? तो ये जयसिंह सिद्धराज के भी और कुमारपाल के भी। ठीक है, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना किया और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? तो ये था भीम द्वितीय। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? धनदेव ने। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? यह है त्रैकूटक संवत। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? ये गोविंद चंद्र के समय में। चंदावर का युद्ध 1194 में किसके मध्य हुआ? जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में। नैषध चरित खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? जयचंद्र के। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? भुवनेश्वर में। चलिए अब आ जाते हैं आपके ग्रंथकार और उनके क्या ग्रंथ हैं, यानी रचनाकार और उनकी रचनाएं। कल्हण की राजतरंगिणी, ठीक है, विल्हण की विक्रमांक देव चरित, जैनक की पृथ्वीराज विजय, और सोमदेव की हो गई ललित विग्रह राज। ठीक है, तो सेम ABCD 1 2 3 4। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? ये आपका कन्नौज के लिए। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? वत्सराज। और ये किस वंश का शासक था? गुर्जर प्रतिहार वंश। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? 8वीं सदी ईस्वी में। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? ये गुर्जर प्रतिहार। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे राष्ट्रकूट। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश की राजधानी आपकी मुद्दगिरी या मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग या दंतिवर्मन द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी आपकी मालखंड या मान्यखेत या माणखेत। किस प्रतिहार शासक ने आदिवरहा की उपाधि धारण की? ये आपकी मिहिर भोज ने की। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासक को बोरा कहकर पुकारा? ये पुकारा अल मसूदी ने। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? महेंद्रपाल प्रथम ने। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे, जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। ठीक है, 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना था। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढ़ल ने उत्तरापद स्वामीन कहा? धर्मपाल को कहा था। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुद्र कहकर संबोधित किया? तो ये था पाल। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक है दाय भाग। इसके रचयिता कौन थे? जीमूत वाहन। रामचरित की रचना किसने की? संध्याकर। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व किसने प्रदान किया गया? सेन वंश को। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन। किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया? यह था आपका बल्लाल सेन। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? यह था आपका बल्लाल सेन। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? ये थी लोहार वंश की। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ये आपका मिलता है ओशनम स्मृति में। चलिए अब मंदिर निर्माण शैली देख लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक प्रसार है। नागर शैली की आप बात करेंगे तो उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक है, बिल्कुल ठीक है। बेसर शैली जो है वो विंध्य से कृष्णा तक है, बिल्कुल ठीक है। और द्रविड़ शैली जो है वो दक्षिण में कृष्णा से कन्याकुमारी तक फैली हुई है, ये बिल्कुल ठीक है। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके जैसा श्रेष्ठ नहीं, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं। यह उक्ति किसकी है? यह है अलबरूनी की। अब आपके मंदिर आ जाते हैं, उनके निर्माता आ जाते हैं। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर केसरी नरेश, जगन्नाथ पुरी मंदिर अनंत वर्मन चोडगंग पूर्वी गंग नरेश, सूर्य मंदिर कोणार्क नरसिंह देव पूर्वी गंग नरेश। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। खजुराहो के मंदिर का संबंध है किस किस से? शैव संप्रदाय, जैन संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय से।
जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? दिलवाड़ा का जैन टेम्पल आबू में। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय, उसका संस्थापक था आपका गोपाल। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? गुजरात में। कल्हड़कृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? इसमें देखिए 8 तरंग हैं। ठीक है, चलिए अब मंदिर हो गए और उनके निर्माता हो गए। चतुर्भुज विष्णु मंदिर जो खजुराहो का है, यशोवर्मन। कंदरिया महादेव मंदिर धंग। विमल वसही मंदिर आबू दिलवाड़ा, विमल शाह वैश्य। लूण वसही देवरानी जिठानी मंदिर, ये भी आबू दिलवाड़ा में है, ये है तेजपाल व वस्तुपाल। चलिए अब ये है मंदिर और उनके स्थान। मछेंद्र नाथ का मंदिर है आपका अमरकंटक में। 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर। सूर्य मंदिर आपका हो गया मोढेरा। चौमुख मंदिर हो गया पालीताना। ठीक है, पालीताना आपका कहाँ हो गया? गुजरात में। तो यहाँ हमारा ल्यूसेंट से प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम मध्यकालीन भारत को शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।